वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, तो आज का सेशन होने वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 10 है ये तुम लोग के साइंस टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी में और 9th का, और ये सबसे टफ चैप्टर लगता है पूरे सिलेबस में फिजिक्स के। तो इसको आज हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग को कोई सा भी डाउट नहीं होगा, तुम लोग को इस वीडियो को देखने के बाद ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो मैं तुम लोग को एक बार रिकमेंड करूंगा कि इससे प्रीवियस वीडियो जो है, जो फोर्स और मैंने मोशन पे बनाई है, तो उसको जाके क्लियरली देख लो तुम लोग। तो उससे क्या होगा, तुम लोग को ये जो चैप्टर है ना, ये तुम लोग को इजी लगने लग जाएगा। अगर तुम लोग वो वीडियो नहीं देखे हो जो मैंने पोस्ट करी है, जो मैंने अपलोड करी है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको जाके पहले देख लो। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। तो उसके बाद जब तुम लोग ये पढ़ोगे तो ये तुम्हारी चुटकी भर का काम होगा, इसको समझना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आता है हम लोग का कंटेंट हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है। आज हम लोग को मेनली पढ़ना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर है तो उसका इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए। उसके बाद सेंट्रीपेटल फोर्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर फ्रीली फॉलिंग, ठीक है, फ्री फॉल पढ़ेंगे, वैल्यू जी का वैल्यू फाइंड करेंगे, मास और वेट पढ़ेंगे, क्या है ये मास और वेट, सिमिलर सा टर्म है लेकिन आगे समझोगे कि बहुत अलग है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मून, क्या वेट होता है मून पे, थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ना है, प्रेशर इन फ्लूइड पढ़ना है, बायोन्सी पढ़ना है, व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्यों कोई ऑब्जेक्ट होता है वो फ्लोट करता है या सिंक कर जाता है, अंदर डूब जाता है पानी में, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है और रिलेटिव डेंसिटी पढ़ना है। ठीक है, तो ये 14 चैप्टर्स हैं जो तुम लोग को पढ़ना है। 14 टॉपिक्स है जो इस वीडियो में तुम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, और वैसे कुर्सी तो नहीं होती है तो कुर्सी में बेल्ट तो नहीं होता है, तो बेल्ट अपनी ले लो और अपने आप को बांध लो और एकदम कंफर्टेबल बैठो। ये तुम लोग ये मत समझो कि भाई सेशन है, ये हम लोग लेक्चर भी नहीं है, ये हम लोग आपस में बात करते हैं। ठीक है, बात करते करते ये पूरा चैनल जो पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन। अब ये क्या है, ठीक है, ग्रेविटेशन अब क्या है। ठीक है, अब अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट बाय एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अर्थ जो होता है ये सारे चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है एक अनसीन फोर्स से। कैसे? अनसीन फोर्स से, जो दिखता नहीं है। ऐसा फोर्स है जो दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे फोर्स से सारे बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। या ये तो सही है, क्योंकि तुम लोग जहाँ पे अभी खड़े हो, अगर तुम लोग जंप करते हो वापस तुम लोग उसी सरफेस पे आते हो जहां से तुमने जंप करा था। ठीक है, और फोर्स मतलब तो तुम लोग को पता है, जो स्टेट चेंज कर देता है, और डायरेक्शन ये जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, तो ये जाके तुम लोग चेकआउट कर लेना। यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स में ग्रेविटेशन। ठीक है, और या ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, एंड ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये दो बॉडीज के बीच में होता है, किसी भी यूनिवर्स में चल जाओ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो बॉडी के बीच में ही होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ आते हैं। अ ग्रेविटेशनल में बी द अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ।
देखो इसमें क्या बोल रहा है तुम लोग को कि जो ग्रेविटेशन है वो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपने अर्थ के पास। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, इफ अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, कोई बॉल है जो किसी भी हाइट से ड्रॉप हुई हो, सपोज 1 मीटर हाइट से वो ड्रॉप हुई हो, इट फॉल्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अर्थ ग्रेविटी, ये तुम लोग का गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वो पुल करता है। और यहाँ पे तुम लोगों ने पहले में देखा है कि अर्थ एक फोर्स लगाता है जिसका नाम है ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल पुल। तो अर्थ के ग्रेविटी की वजह से ही जो बॉल है वो ड्रॉप हो पाती है और अपने वापस सरफेस पे आ पाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। और दूसरा है, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉडी है या बॉल, सपोज अ बॉल ले लो, उसको तुम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करा, स्काई की तरफ थ्रो करा, तो इट रीचेज अ सर्टेन हाइट, ये कुछ हाइट तक पहुंचेगा और उसके बाद फिर से वो वापस अर्थ के पास आ जाएगा। तो ये कैसे होता है? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही होता है। ये हम लोगों ने मोशन चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे ये होता है। ठीक है, तो उसको भी जाके चेकआउट कर लेना और फोर्थ चैप्टर को भी चेकआउट कर लेना। अगर वो दोनों तुम लोग पूरा लेसन समझ लोगे तो ये जो चैप्टर है ये इजी लगेगा तुम लोग को। तो जाके चेकआउट कर लेना, यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। और दूसरा जो बी ऑप्शन होता है उसमें क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल में बी द अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन आवर बॉडी। देखो आउटर बॉडी, अब क्या होता है, जो अट्रैक्शन है वो जो बाहर स्पेस होता है उसमें कैसे होता है। तो एग्जाम्पल, अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून। अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून तुम लोग को पता है कि अर्थ जो है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो मून है वो स्पेस में रहता है। ठीक है, और अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड प्लेनेट, जो सन है, सन इतना ह्यूज उसका मास है कि उसके वजह से जो सारे प्लैनेट्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स वो रोटेट करते रहते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे एक्ट होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग आगे पढ़ोगे कि कैसे मास बड़ा होता है तो कितना फोर्स लगता है और मास छोटा होता है तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो दूसरे टॉपिक पे आते हैं। नोट डिफरेंट बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशन है और ग्रेविटी के बिटवीन डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। जो ग्रेविटेशन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, चाहे कुछ भी यूनिवर्स में कोई सा भी चीज उठा लो, उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसी को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम लोग के क्वेश्चन में आता है 1 नंबर के। ठीक है, और ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी लाइंग ऑन द नियर सरफेस ऑफ अर्थ। इसमें क्या होता है कि ग्रेविटी जो है ये अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अर्थ कोई सरफेस को पुल करता है, कोई ऑब्जेक्ट को पुल करता है अपने तरफ, तो उसको ग्रेविटी कहा जाता है। ये भी तुम लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो चलो दूसरा यहाँ पे टॉपिक समझते हैं। अब let us try to understand the motion of the moon by recalling activity। एक हम लोग यहाँ पे समझते हैं एक टॉपिक जो एग्जाम्पल्स में है। यहाँ पे हम लोग को समझना है कि जो मोशन है ये मून है, मून क्यों रोटेट करता है हम लोग के अर्थ के। तो एक एक्टिविटी तुम लोग के एनसीईआरटी बुक में दिया है कि एक्टिविटी टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, एक पीस ऑफ थ्रेड लेना है, सपोज 1 मीटर का थ्रेड ले लो, उसमें एक स्टोन टाई कर देना है उसके लास्ट एंड में, या तुम लोग बॉल भी ले सकते हो। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विथ, देखो जो दूसरा एज है उसको तुम लोग क्या करो कि उसको होल्ड कर लो टाइट से, जैसे तुम लोग को फिगर 10.1 में दिख रहा होगा ऐसे। फिर उस जो स्टोन है उसको मोशन में लेके आना है, उसको कैसे, सर्कुलर मोशन में लेके आना है। फिर क्या होता है, बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड, जब थ्रेड तब तक तुम लोग छोड़ते नहीं हो, द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड,
जब तक तुम लोग जो थ्रेड है इसको लीव नहीं करोगे अपने हैंड से, तो वो एक सर्कुलर पाथ में ही ट्रेवल करेगा सर्टेन स्पीड से। लेकिन उसका तुम लोग को पता है कि डायरेक्शन चेंज होते रहता है, जो मैंने मोशन चैप्टर में तुम लोग को फिर से बताया था, हमेशा डायरेक्शन उसका चेंज होते रहता है। कोई भी अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में होगा तो उसका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन जो स्पीड है वो उसका कांस्टेंट रहेगा। तो द चेंज ऑफ डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन जो वेलोसिटी है, जो डायरेक्शन तुम लोग चेंज करते हो, तो डायरेक्शन की वजह से तुम लोग का वेलोसिटी भी तुम लोग का डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है, क्योंकि तुम लोग को पता है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अगर तुम लोग का डायरेक्शन चेंज होता है तो तुम लोग का वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो यहीं पे वो चीज कह रहा है, इसको भी मार्क कर देते हैं। फिर द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सीलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब जो ये फोर्स लग रहा है तुम लोग का, एक्सीलरेशन जो लग रहा है तुम लोग के स्टोन पे, ये तुम लोग का कहाँ से लग रहा है? जो सेंटर पार्ट है, जो तुम लोग का हैंड जो सेंटर पे है, जो हैंड है, ये तुम लोग का एक्सीलरेशन लगा रहा है। तो ये कहाँ से लग रहा है? तुम लोग का सेंटर से लग रहा है। और ये जो थ्रेड है ये तुम लोग का फोर्स की तरह काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो तुम लोग का प्रोड्यूस हो रहा है सेंटर से। द फोर्स इज कॉल्ड अ सेंट्रीपेटल फोर्स, और इसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, इसी फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। जो फोर्स सेंटर से एक्ट हो किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसको कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। ये इसका अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग सोलर सिस्टम। हम लोग का सेंटर से अप्लाई होता है, लाइक सन है, वो हम लोग का सपोज हैंड है, इस फिगर में जो है वो सन है, हैंड जो है सन है। यहाँ पे जो तुमको स्टोन दिख रहा है ये हो गया अर्थ, और ये अर्थ जो बीच में तुम लोग को थ्रेड दिख रहा है ये तुम लोग का हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल हो गया। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ग्रेविटी हो गया, जो सन अर्थ पे लगा रहा है। तो ये जो सन है अर्थ पे लगा रहा है, इसके वजह से जो अर्थ है वो रोटेट कर पा रहा है। तो इसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। अब अगर ये जो फोर्स है ये अगर एब्सेंट रहे, अगर ये फोर्स नेचर में ना एग्जिस्ट करे तो क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ। अगर ये जो फोर्स था अगर ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता तो जो स्टोन था ये तुम लोग का फ्लाई मतलब कहीं दूर चला जाता। ये तुम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये तुम लोग के बीच में नहीं रहता। अगर ऐसा होता तो हम लोग का जो सोलर सिस्टम है वो ऐसे नहीं रहता एकदम सर्कुलर पाथ में, कोई प्लेनेट कहीं है, कोई प्लेनेट कहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं रहेगा तो जो स्टोन है और जो प्लैनेट्स है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। दिस स्ट्रेट लाइन विल टारगेट टू द सर्कुलर पाथ। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये फिर सर्कुलर पाथ में नहीं आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग फिर से आते हैं कि अर्थ और मून में क्या होता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। ये मैंने तुम लोग को बताया था अभी, ठीक है, अभी तुरंत, कि जो अर्थ और मून का जो मून है वो अर्थ के अराउंड कैसे ट्रेवल करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स के वजह से। द सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो तुम लोग के अर्थ के वजह से प्रोवाइड होता है। अर्थ प्रोवाइड करता है मून को सेंट्रीपेटल फोर्स। जैसे यहाँ पे जो तुम लोग को हैंड दिख रहा है इसकी जगह तुम लोग अर्थ ले लो, और ये जो स्टोन है ये मून ले लो। ठीक है, स्टोन को तुम लोग मून ले लो, और जो अर्थ है ये अपना ग्रेविटेशनल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है ये तुम लोग ये मून पे डायरेक्टली लगाता है। तो इसके वजह से जो तुम लोग का मून है वो सेंट्रीपेटल फोर्स में आ जाता है। ठीक है, और इफ देयर वेयर नो सच फोर्स, अगर वहां पे कोई फोर्स ही नहीं रहता,
द मून वुड, ये जो अगर यहाँ पे कोई फोर्स नहीं रहता तो जो मून है वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहता है, स्ट्रेट लाइन में ही जाते रहता है, दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही जाते रहता है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, अगर इट्स चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मैंने मोशन चैप्टर में पढ़ाया था, फिर से ब्रश अप करते हैं इसको। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो उसका डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज करते रहता है, जो उसका डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज करते रहता है हर एक पॉइंट पे। और द फोर्स विच कीप्स द बॉडी इन सर्कुलर पाथ एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो जो फोर्स सर्कुलर पाथ में किसी बॉडी को रखता है तो वो फोर्स कहाँ से लगता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से लगता है। जैसे ये सर्कल है, ये तुम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक सेंटर हो गया तुम लोग का, और सेंटर से जो फोर्स लग रहा है तुम लोग का, जो ऑब्जेक्ट है, तो ये फोर्स कहाँ से लग रहा है तुम लोग का, ये लग रहा है सेंटर से, ये तुम लोग का फोर्स सेंटर से लग रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, इस टाइप के फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। अब जानते हैं कि अगर ये सेंट्रीपेटल फोर्स रहता ही नहीं यूनिवर्स में, नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या होता। इफ देयर इज नो सेंट्रीपेटल फोर्स द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई जो सेंट्रीपेटल फोर्स रहता ही नहीं तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल नहीं करता, वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, तो इसका भी होना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। एक सैटेलाइट ऑर्बिट, जैसे तुम लोग का सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट जो अर्थ है, अर्थ का है, वो है मून। तो ये जो अर्थ जो ट्रैवल करता है, जो मून ट्रैवल करता है हम लोग के ऑर्बिट में, तो वो कैसे होता है, वो सेंट्रीपेटल फोर्स के वजह से ही होता है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग फिर से एक थ्रेड ले लो, उसमें स्टोन बांध दो, फिर से उसको रोटेट करोगे तो जहाँ पे तुम लोग का हैंड है वो सेंटर हो गया, और जहाँ स्टोन है उस पर तुम लोग का फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स पे लग रहा है। अब यहाँ पे जानते हैं हम लोग सोलर सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, ग्रेविटी एंड ऑर्बिट्स। Gravity which keeps satellites in orbit around the earth and the earth in the orbit around the sun। सेंट्रीपेटल फोर्स ऐसा फोर्स है जो सोलर सिस्टम में मून को अर्थ के अराउंड रखता है और अर्थ को सन के अराउंड रखता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये तुम लोग का हो गया एक, ये अर्थ हो गया, ठीक है, प्लैनेट, अर्थ हो गया ये प्लैनेट तुम्हारा, और ये तुम लोग का हो गया मून। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये तुम लोग का अर्थ का मास ज्यादा है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे, मून पे लग रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये तुम लोग का इस प्लैनेट को मोशन में लेके आ जा रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स इसमें प्रोड्यूस करवा दे रहा है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं। अब जानते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटेशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ऑब्जेक्ट। यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। उससे पूरे जितना भी यूनिवर्स में है, सपोज तुम लोग के पास अभी एक बुक है और तुम लोग वहां पे हो, तो जो बुक है वो भी तुम लोग के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और जो तुम हो वो भी तुम भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अभी और जो तुम लोग के पास मोबाइल है वो भी तुम लोग के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और जो तुम हो तुम भी उन लोग के उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो। लेकिन
जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो मतलब मास जब बढ़ेगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी बढ़ेगा, और अगर मास घटेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी घटेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो डिस्टेंस जो होता है तुम लोग का, जो डिस्टेंस होता है रेडियस उसके। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे तुम लोग के पास दो मैग्नेट है, जब तुम लोग उसको क्लोजली लेके आते हो, बहुत पास लेके आते हो, तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब उसको स्लोली स्लोली तुम लोग उन दोनों को दूर लेके जाओगे तो तुम लोग देखोगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और कभी कभार तो वो एकदम से कम हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल ऑफ मास यूनिवर्स। इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है, इन्हीं दोनों चीज़ों को। तो ये तुम लोग में ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग के क्वेश्चन में आता है 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का आता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेनली तुम लोग के क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। अब इसको समझते हैं कैसे है। सपोज तुम लोग के पास एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। तो तुम लोग को पता है कि फोर्स कहाँ से लगता है, तुम लोग का फोर्स लगता है सेंटर से, सर्कल के सेंटर से। तो यहाँ पे भी दोनों सर्कल है। इसका मास कितना है, m1 m है, कैपिटल M, और इसका मास कितना है, स्मॉल m है। तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू G इंटू m बाय डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हेयर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस। F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के, दोनों के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाय r स्क्वायर। यहाँ तक पहले A हम लोग ने कर लिया, फिर B हम लोग ने कर लिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, या इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू G इंटू m बाय r बाय डी स्क्वायर। यहाँ पे डी स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का पहला इक्वेशन यहाँ पे बन जाता है, जो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके जो बनता है, यहाँ पे अच्छा सा इक्वेशन बन जाता है। अब वेयर G इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो G है ये कांस्टेंट है, ये यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है, जो G का वैल्यू ये कांस्टेंट रहता है। और इसका वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, या इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम लोग 6.7 इंटू 10⁻⁻11। अगर तुम लोग के जो क्वेश्चन पेपर में अगर ये वैल्यू नहीं दिया है जी का, तो तुम लोग ले सकते हो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 ले सकते हो, अपने इक्वेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए और इजी बनाने के लिए। तो यहाँ पे G क्या है, G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो G मेनली तुम लोग का G का वैल्यू यही होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और तुम लोग को पता है ये फोर्स है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। आई होप दिस इज क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 हम लोग पुट करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो F इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो D था इसको तुम लोगों ने ऊपर भेज दिया, तो F इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम इंटू एम। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो G का वैल्यू जब तुम लोग निकालोगे तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे तुम लोग G लेके आ गए, G इज इक्वल टू F डी स्क्वायर m इंटू एम। तो यहाँ पे जो SI यूनिट होगा, तो ये SI यूनिट तुम लोग को पता चल गया। फोर्स का कितना है, फोर्स का कितना तुम लोग का है, तो फोर्स का है तुम लोग का, फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर। ठीक है, और मासेस का SI यूनिट होता है kg। तो न्यूटन का
न्यूटन यहाँ पे तुमने लिख दिया, मीटर का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो एम स्क्वायर, और केजी -2, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ग्राम का 2 केजीज के मासेस जो है इसका स्क्वायर हो गया। तो ऐसे तुम लोग का निकलता है इसका एसआई यूनिट। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। इन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। आई होप ये क्लियर होगा। तो अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। नोट, when the value of one quantity increase with respect to the decreasing in other or vice versa, then they are said to be inversely proportional। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेस्पेक्टिवली डिक्रीज भी हो रहा है और वाइसा वर्सा हो रहा है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स दैट द टू क्वांटिटीज बिहेव ऑपोजिट इन नेचर। इसका मतलब होता है जो दो क्वांटिटी है ये ऑपोजिट बिहेव करते हैं एक दूसरे के, कोई बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है बहुत अच्छा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये एक्ट करता है सारे ऑब्जेक्ट में, सारे ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करता है। जैसे तुम्हारा जो फोन है वो तुमको अट्रैक्ट कर रहा होगा, और जो तुम हो वो तुम अपने फोन को अट्रैक्ट कर रहे होगे, या पीसी जो भी जिसमें तुम लोग देख रहे हो वीडियो। इफ मासेस इंक्रीज, अगर मासेस बढ़ता है तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो ग्रेविटेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे मासेस के, ठीक है, मासेस के होता है। और यहाँ पे वही हो रहा है कि जो मास है वो अगर इंक्रीज होता है तो तुम लोग का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर तुम लोग का डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो तुम लोग का जो फोर्स है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। तो मतलब जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे ग्रेविटेशनल फोर्स के। अगर जितना फार जो तुम लोग का ऑब्जेक्ट है वो जितना फार जाएगा उतना जो तुम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिक्रीज होते जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड मास। जो ग्रेविटी होता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला डिस्टेंस है और दूसरा मास है। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो दूसरा टॉपिक हम लोग का 5th है। तो यहाँ पे आता है हम लोग को इम्पोर्टेंट ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है तो जानते हैं। द फोर्स बेंड्स अस टू द अर्थ। जो फोर्स होता है ये हम लोग को अर्थ की तरफ बेंड कर देता है, तभी हम लोग झुक पाते हैं। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है ये हम लोग को अर्थ की तरफ बेंड कर देता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो तुम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये तुम लोग का मोशन में जो मोशन में तुम लोग का मून है उसको भी मोशन में लेके आता है। इसी के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से आता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। इसी की वजह से जो मोशन है तुम लोग का प्लैनेट का वो भी हो पाता है। नहीं तो अगर ये नहीं रहता तो तुम लोग का तो हम लोग के प्लैनेट पे जो कभी विंटर सीजन आता है कभी समर सीजन आता है तो ये कभी नहीं आता। हम लोग का जो एक ही हम लोग का सीजन रहता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून कॉजेस टाइड्स इन सीज ऑन अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो समुद्र में लहर बनता है, टाइड्स मतलब जो समुद्र में लहर बनता है, इसी चीज की वजह से बनता है। तो जानते हैं ग्रेविटी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट पुल्स अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी है जो एक फोर्स है, ये एक फोर्स है जो अर्थ लगाता है किसी ऑब्जेक्ट को पुल करने पे, या कोई भी ऑब्जेक्ट लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट को पुल करने में अपने तरफ। एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस द पुल ऑफ ग्रेविटेशनल वीक। जब भी कोई डिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है।
अब जानते हैं हम लोग यहाँ पे कि टाइड्स कैसे फॉर्म होता है अर्थ पे। तो पहला है, टाइड्स आर कॉज्ड बाय द इरिटेशन ऑफ अर्थ, इंटरेशन ऑफ अर्थ। अब ये क्या है? द मून एंड द सन। ग्रेविटी इज द रीजन फॉर टाइड्स। ग्रेविटी के वजह से ही रीजन ये होता है टाइड्स का, क्योंकि इसमें कौन कौन सा प्लेनेट तुम लोग का इन्वॉल्व कर रहा है? तो पहला है तुम लोग का अर्थ का, फिर मून का, फिर सन का। यहां तक क्लियर है? पहला पॉइंट यही है। दूसरा है, ये ग्रेविटी की वजह से तुम लोग का टाइड्स फॉर्म होता है। ग्रेविटी की वजह से तुम लोग का टाइड्स मतलब लहर होता है, लहर फॉर्म होता है। और तीसरा, gravity is the force exerted by an object that pulls other object towards it। gravity एक फोर्स है, जैसे हम लोग ने ऊपर अभी ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटी एक फोर्स है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने पुल करता है अपने तरफ। तो द मून पुल्स वाटर ऑन द अर्थ टूवर्ड्स इटसेल्फ। जो मून होता है वो पुल करता है तुम लोग का पानी, जो मून होता है वो तुम लोग का पुल करता है पानी अपने तरफ, ठीक है। तो कॉज अ बल्गी ऑन द साइड ऑफ द अर्थ नियर द मून। तो इसी के वजह से जो मून होता है, जो टाइड्स होता है वो फॉर्म होता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का वो पुल करना चाहता है जो वाटर है उसको अपने तरफ। तो ऐसा ही होता है। अब एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। एग्जाम्पल, द मास ऑफ द अर्थ, लेजर पेन लगाना। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 1024 kgs। अर्थ का कितना मास यहाँ पे दिया है? 6 into 1024 kgs। एंड दैट ऑफ द मास मून इज 7.4 1022 kgs। और मून का कितना मास दिया है? 7.4 into 1022 kgs। If the distance between the earth and the moon is 3.84105 kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि कितना जो फोर्स है वो एग्जर्ट हो रहा है अर्थ से मून पे। तो यहाँ पे हम लोग का जी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है पहले से 6.7 into 10⁻11। मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था कि तुम लोग ये वैल्यू भी ले सकते हो, ये भी करेक्ट है। जब तक अगर तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं लिखा हो 6.67 ही लेना है तुम लोग को, तब तक तुम लोग ये वाला यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अर्थ का हम लोग के पास मास पता है, हम लोग का मास कितना है अर्थ का, ठीक है। अब हम लोग को मून का भी पता है हम लोग का मास कितना है, डिस्टेंस भी पता है हम लोग को कितना है, 3.84105 किलोमीटर है। अब इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 1000 मीटर करते हैं। 3.84105 इंटू 1000 मीटर करते हैं तो 3.84108 हम लोग का आंसर आता है। यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जी का वैल्यू हम लोग को पता है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं फॉर इक्वेशन 10.4। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून इज G2m इंटू mf। m है, ठीक है, G इंटू 2 इंटू m इंटू m। तो F इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस दिया है 112 माइनस 22422 ठीक है। तो ये तुम लोग का डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे। अब तुम लोग का जो जी का वैल्यू है यहाँ पे तुम लोग का दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11। उसके बाद तुम लोग का केजी यहाँ पे दिया है, कितना मास, सबका मास यहाँ पे दे दिया है। फिर जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम लोग का इतना आंसर आएगा। और जब तुम लोग इस पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है तुम लोग के अर्थ से मून पे, तो ये है 2.01 इंटू 120 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट हो रहा है तुम लोग के मून पे। तो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मेनली।
तुम लोग के एग्जाम में। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे आते हैं। फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होता है? व्हेन अ बॉडी falls from a height towards the earth only under the influence of the gravitational force। कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है, जब वो फॉल करता है तुम लोग का बस ग्रेविटेशनल फोर्स पे, तो वो बॉडी फ्रीली फॉल होता है, ठीक है, उसी को फ्री फॉल बोलते हैं। वो जो बॉडी है वो फ्री फॉल में है। When no other force acting on it, कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है, मतलब वहां पे ना तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, ना तो तुम लोग का एयर है, तो तब जाके वहां पे वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होता है, ठीक है। द बॉडी हैज अ फ्री फॉल इज कॉल्ड अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जिसके पास जो फ्री फॉल कर रहा है जो बॉडी, उसको कहा जाता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और इसको किसने प्रूव करा था? गैलीलियो प्रूव दैट एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट falling freely towards the earth does not depend on the mass of the object। गैलीलियो ने क्या कहा था? गैलीलियो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनने बताया कि एक अगर वहां से हम लोग कोई और दूसरा फोर्स हटा दें और दोनों को बस फ्री फॉल कराएं दोनों ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटी एक वैक्यूम चैम्बर बना के जिसमें से सारा जो एयर है उसको रिमूव कर दे, तब क्या होगा कि जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम पे गिरेगा और सेम टाइम पे सरफेस को टच करेगा। जैसे यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल है, एक यहाँ पे फेदर तुम लोग को दिख रहा है, फेदर है और यहाँ पे एक बॉल है, तो फेदर और बॉल दोनों सेम टाइम पे गिर रहे एक वैक्यूम चैम्बर पे। एक यहाँ पे एक वैक्यूम चैम्बर क्रिएट कर दिया गया है जिसमें दोनों को एक साथ ड्रॉप करा गया और दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम पे सरफेस को टच कर रहा है। तो यही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब इमेजिन दैट वैक्यूम इज क्रिएटेड बाय, ठीक है, जो वैक्यूम है वो तुम लोग क्रिएट कर रहे हो एक ग्लास जार में, ठीक है। वहां पे तुम लोग ने एक फेदर लिया और एक कॉइन लिया और वहां से तुम लोग ने पूरा ही एयर हटा दिया, तो जो फेदर और कॉइन है वो सेम टाइम पे सेम एक्सीलरेशन के साथ तुम लोग का ग्राउंड पे टच करेगा, दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे टच करेंगे, तो इसी को कहा जाता है फ्रीली फॉल। और जो बॉडी फ्री फॉल कर रहा होता है उसको कहा जाता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब दूसरा टॉपिक आता है, अब आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ। जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, उसी को कहा जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज इक्वल्स टू, जो G है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करा जाता है स्मॉल g को, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने कांस्टेंट किससे, जो कैपिटल G होता है उसको कांस्टेंट से करा जाता है। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे तुम लोगों को पता है कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कराता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी को। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से डिनोट करा जाता है और उसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये तुम लोग का अर्थ पे सेम रहता है। और जो इसका CGS यूनिट होता है वो होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जो हम लोग लिखते हैं मेनली वो हम लोग इसी को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही ज़्यादा यूज करते हैं क्वेश्चंस में। अब कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, हम लोग को कैलकुलेशन करना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज अ मास m is placed on the earth of mass m and radius r। एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे रख दिया गया है एक मास के साथ स्मॉल m के साथ, और रेडियस कैपिटल R है और जो मास ऑफ अर्थ है वो कैपिटल M है। According to Newton's universal law of gravitation, force exerted by the earth on the body is given by F is equals to G into M by R square।
आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑन द बॉडी। जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है अर्थ पे वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। देयरफॉर F इज इक्वल टू mg वेयर g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है F इज इक्वल टू mg। कहाँ पे जो g होता है उसका क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, g स्मॉल g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्रॉम द टू इक्वेशन वी हैव mg इज इक्वल टू gm इंटू m बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये फॉर्मूला मिलता है, इस पे तुम लोग का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट होता है अर्थ पे, तो मास ऑफ अर्थ ये याद कर लेना क्योंकि एमसीक्यूज में आता है बहुत। 6 इंटू 10⁻⁻24 kgs तुम लोग का मास ऑफ अर्थ है, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग को पता है कैपिटल जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कैपिटल जी। तो यहाँ पे 6.67 तुम लोग को लेना है, 6.67 तुम लोग को लेना है। तो यहाँ पे तुम लोगों ने 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ले लिया। अब स्मॉल जी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g इज इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे तुम लोग का निकलेगा पूरा। तो हम लोग को कैपिटल जी का वैल्यू पता है, स्मॉल जी का कैपिटल एम का पता है और रेडियस का पता है। तो यहाँ पे हम लोग जब पुट करते हैं सबका वैल्यू तो 9 सब्ट्रैक्ट द वैल्यू वी गेट 9 इज इक्वल टू 9.8 मीटर स्क्वायर। फॉर सिमिलरली कैलकुलेशन वी कैन टेक g एज 10 मीटर पर सेकेंड। जब तुम लोग इसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो तुम लोग का कितना आएगा 9.8 मीटर स्क्वायर। लेकिन कोई सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम लोग स्मॉल जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, जब तक वहां पे तुम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें अगर तुम लोग का क्वेश्चन में दिया ना हो तो तुम लोग यहाँ पे एक वैल्यू ले सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वेरिएशन क्या है, फर्स्ट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये एल्टीट्यूड के हिसाब से डिक्रीज होते रहता है। जैसे अगर एल्टीट्यूड ज्यादा एल्टीट्यूड पे कोई ऑब्जेक्ट है तो जो उसका एक्सीलरेशन है वो कम होगा, लेकिन अगर वो कम एल्टीट्यूड पे है तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो ज्यादा होगा, जी जो होगा उसका ज्यादा होगा। जैसे जी इज इक्वल्स टू gm बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है कि रेडियस जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और यहाँ पे तुम लोग के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो g इज इक्वल टू gm बाय आर प्लस एच स्क्वायर। तो सेकेंड है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद डेप्थ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो डेप्थ के हिसाब से डिक्रीज करते रहता है। मतलब अगर कोई बॉडी है वो सेंटर पे जाएगा तो उसका जो अर्थ के सेंटर पे जाएगा तो जो उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर एट द पोल्स। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पोल्स पे ज्यादा है, जैसे साउथ पोल हो गया और नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल में ज्यादा एक्सीलरेशन है और नॉर्थ पोल में भी ज्यादा एक्सीलरेशन है क्योंकि ये दोनों पोल्स हैं। और अर्थ इज सिंगली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड। जो अर्थ है वो हल्का सा फ्लैट रहता है पोल्स पे, वो हल्का सा फ्लैट रहता है, उसका जो सरफेस रहता है ना वो फ्लैट रहता है। द रेडियस ऑफ अर्थ एट द पोल इज 21 किलोमीटर लेसर देन दैट एट द इक्वेटर। जो अर्थ का रेडियस है वो पोल्स पे ज्यादा है कंपेयर टू इक्वेटर पे। तो रेडियस ऑफ पोल इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ इक्वेटर। therefore from the above equation g and m begin same। जो g और m होता है वो सेम हो जाता है,
अबव इक्वेशन के हिसाब से g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जो g है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ पोल पे लगता है वो ग्रेटर होता है कहाँ से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इक्वेटर से। और जीपी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ पोल पे कितना होता है, 6.823 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो और इक्वेटर पे कितना रहता है एवरेज, तो इक्वेटर पे रहता है 9.789 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एवरेज इतना रहता है एवरेज इक्वेटर्स। अब इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन, अब इक्वेशन हम लोग को वर्टिकल मोशन का करना है। तो लेट अ बॉडी बी थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u। एक बॉडी है जो डाउनवर्ड थ्रो हो रहा है, किससे, u के वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है। लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर t बी v। जो फाइनल वेलोसिटी है वो v होने दो। लेट h बी द हाइट, और जो h है उसको हाइट रहने दो। वर्टिकली डिस्टेंस, जो h है इसको वर्टिकली डिस्टेंस, इसका हाइट रहने दो। कवर बाय द बॉडी एंड g बी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो कवर हो रहा है तुम लोग का बॉडी का, उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो अब क्या, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन आर, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे पुट करेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस जी टी था, तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था, यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी था। जहाँ पे तुम लोग को a दिख रहा है वहां पे तुम लोग g पुट कर दो। हाँ, जहाँ पे तुम लोग को a दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर दो, बस g पुट कर दो उस इक्वेशन में, ठीक है। और जहाँ पे तुम लोग को s दिख रहा है, s मतलब डिस्टेंस, तो वहां पे तुम लोग h पुट कर दो, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग का इक्वेशन भी बन जाता है। तो when a body is dropped freely the equation of motion are, जब कोई बॉडी है वो फ्री फॉल कर रहा है, तो उसका क्या मतलब, उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा। तो पहला इक्वेशन v इज इक्वल्स टू जी टी होगा, ठीक है। v इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टाइम होगा। अब और हाइट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, और हाइट का अगर निकालना होगा तो हाफ इंटू जी टी स्क्वायर होगा, और फाइनल वेलोसिटी का निकालना होगा तो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। और व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, जब कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो होता है, द इक्वेशन ऑफ मोशन आर v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस था, तुम लोग को प्लस दिख रहा था, अब यहाँ पे माइनस हो गया क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है, ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा सब में। तो सेम है, सिमिलर है। अब दूसरे पे आते हैं, सर्टेन साइंस कन्वर्शन ऑफ वर्टिकल मोशन, साइन कन्वर्शन वर्टिकल मोशन का। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन आर, जो फिजिकल क्वांटिटी है अपवर्ड मोशन का वो है असाइन पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू होता है। ऑन द अदर हैंड द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन आर अगेंस्ट नेगेटिव वैल्यू। ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो उसका जो g होगा वो नेगेटिव होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड हेंस टेक्स नेगेटिव। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो इसको नेगेटिव लिया जाता है। टिप टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसका, तो g इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव, g जो है उसको नेगेटिव हमेशा लिया जाता है, आगे हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली इन इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, अगर कोई बॉडी
फ्रीली फ्रीली जो फ्री फॉल तुम लोगों को पता है, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल होता है तो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी होता है वो होता है 0, और व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। और अगर कोई बॉडी है वो अगर तुम लोग का वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हो रहा है तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा एट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे आके, जैसे यहाँ पे अगर तुम लोगों ने यहाँ से कोई बॉल थ्रो करा और यहाँ पे इसका मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ पे इसका कितना होगा, यहाँ पे जो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा जो v होगा ये हो जाएगा तुम लोग का 0। ये हम लोग ने मोशन में हम लोग ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो मोशन चैप्टर जाके प्लीज पढ़ लेना। यहाँ पे तुम लोग को अगर दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग जाके प्लीज वो मोशन चैप्टर पूरा पढ़ लेना। यहाँ पे द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम इट टेक टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। देखो जितना टाइम तुम लोग को जाने में लगेगा उतना टाइम तुम लोग को आने में लगेगा। जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगा वो सेम टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर अभी तक तुम लोग बने हुए हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना। और अब आते हैं हम लोग मास। अब भाई मास क्या होता है, ठीक है। मास, व्हाट इज मास, तो जानते हैं व्हाट इज मास। द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इन इट। देखो मास जो है ना वो क्वांटिटी होता है। सपोज क्वांटिटी मतलब तुम लोग के क्वांटिटी जो होता है, जैसे तुम लोग के पास अभी 100 1000 सीड्स हैं, 1000 व्हीट सीड्स हैं, ठीक है, गेहूं के बीज हैं। अब वो तुम लोग का क्वांटिटी हो गया। वो तुम लोग कहीं पे भी लेके जाओ, कोई सी भी प्लेस में लेके जाओ तो वो 1000 रहेगा जब तक तुम लोग उसमें से कुछ निकालते नहीं हो, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब मास ऑफ बॉडी इज मेजर्ड ऑफ इनिशियल, वेट अ मिनट, जो मास ऑफ बॉडी होता है ना वो इनिशियल ऑफ द बॉडी एंड हेंस कॉल्ड इनिशियल मास। जो मास ऑफ बॉडी होता है मेजर होता है वो इनिशियल मास होता है। मास स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि ये इसको कोई सी भी डायरेक्शन में लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ तो ये सेम रहता है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम और केजी। ऐसा यूनिट जो है मास का वो किलोग्राम है या केजीज है, ठीक है। और सीजीएस यूनिट जो है मास का वो है ग्राम। मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे मैंने अभी बताया ये जो मास होता है ये कहीं पे भी जाके चेंज नहीं हो जाता है अचानक से। जैसे तुम लोग के पास अभी 1000 व्हीट सीड्स है, ये एग्जांपल है, 1000 व्हीट सीड्स है, इसको तुम लोग कहीं और लेके जाओगे तो वो 1000 ही रहेंगे। उसके जो सीड्स हैं वो 1000 ही रहेंगे, 1000 ही रहेंगे। उसको दूसरी जगह लेके जाओगे तो वो भी 1000 रहेगा, वहां पे भी 1000 रहेगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है मास। और मास इज मेजर्ड बाय द बीम बैलेंस और कॉमन बैलेंस। जो मास है वो बीम बैलेंस या कॉमन बैलेंस से होता है। मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। जो मास है वो जीरो कभी नहीं हो सकता है बॉडी का। तो अब दूसरा टॉपिक है वेट। वेट क्या है, वेट इज इक्वल्स टू, देखो वेट क्या है, वेट है तुम लोग का द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विच अट्रैक्ट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो वेट है ना ये फोर्स है एक तरह का। जो फोर्स तुम लोग का अर्थ अट्रैक्ट करता है तुम लोग को किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर के तरफ, तो उसी को कहा जाता है वेट। तो वेट का फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस W इज इक्वल टू m इनटू g। W इज इक्वल टू m इनटू g। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट, वेट का ऐसा यूनिट कितना होता है, न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या होता है, वेट का न्यूटन होता है। वेट ऑफ 1 kg मास इज 9.8 न्यूटन। देखो 1 kg मास, अगर 1 kg वेट है किसी का तो उसके पास उसका कितना मास है, मास इज 9.8 न्यूटन। केजी मास है अगर उसका जो वेट है, तो अगर उसको तुम लोग फोर्स में कन्वर्ट करोगे तो 9.8 न्यूटन है, ठीक है। 1 kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट वेरी करता है क्योंकि अगर तुम लोग उसको कहीं पे भी लेके जाओ तो वो चेंज होते रहता है। वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे वेरी करता है।
इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये मैंने अभी समझाया। वेट जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। अगर तुम लोग यहाँ से अर्थ मून पे चल जाओगे तो तुम लोग का जो वेट है वो 1/6 हो जाएगा। जैसे मेरा वेट 60 है, तो वहां पे तुम लोग जाओगे, मैं जाऊंगा, सपोज मैं जाऊंगा, तो मेरा जो वेट है वो हो जाएगा 10 kgs। कितना अच्छा होता है, 10 kgs होता है मेरा वेट तो, ठीक है। लेकिन नहीं हुआ, तो यहाँ पे वेट इज मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। वेट जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर होता है। तो वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो। वेट ऑफ अ बॉडी, वेट जो है वो जीरो हो सकता है when a body is taken to the center of earth। जब बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो सेंटर ऑफ अर्थ में उसको लेके, सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर तक उसको लेके चल गए, तो जो उसका वो क्या बोलते हैं, जो उसका वेट है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। और ऑन द मून एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नियरली 1/6। जो मून पे हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाते हैं वो नियरली 1/6 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है तुम लोग का। अब वेट अर्थ पे तो तुम लोग का, सपोज तुम लोग का किसी का वेट है 60, तो मेरा ही वेट है 60 अगर मान लो, तो मैं मून पे जाऊंगा तो मेरा 10 kg हो जाएगा। तो इसी को चीज बोला गया। अब आते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन मास। देखो मास में क्या होता है, मास अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी होता है। जितना मैटर प्रेजेंट है ना तुम लोग के बॉडी में, तो वो तुम लोग का मास हो गया। और जो वेट होता है, इट इज रेफर टू द मेजर। देखो ये तुम लोग का मेजर होता है, जितना फोर्स है तुम लोग का, जो अर्थ है वो तुम लोग को कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, पुल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये फोर्स है एक तरह से। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। मास जो है इनर्शिया का मेजरमेंट है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में तुम लोग को इनर्शिया के बारे में पूरा समझाया है, और मैं इसका अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ इनर्शिया, फ्रीली फॉलोइंग बॉडी पे, इन सब पे, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, ठीक है। और वेट इज द मेजर ऑफ फोर्स। वेट जो है ये एक फोर्स का मेजर है, ठीक है। ये जो मैंने पहले बताया, ये फोर्स, वेट जो है ये फोर्स ही है सिमिलरली। इट स्टेज द सेम एवरीवेयर इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। देखो जो मास है वो हमेशा हर जगह सेम रहता है। वो इसको कहीं पे भी तुम लोग लेके जाओ, इसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। इसको बस अपना जो इसका जितना भी मास है, जितना भी क्वांटिटी है, वो बोलता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं बस इतना ही रहूंगा। ये मीन्स अगर ये ज्यादा खा लेता है तो फिर ये सोचता है कि अब मैं क्यों एक्सरसाइज करूं भाई, है ना, मैं एक्सरसाइज करके अपना वजन क्यों कम करूं, मैं ऐसे ही रहूंगा। इसी को कहा जाता है मास। और वेट जो होता है ये बोलता है नहीं, वेट जो होता है ये डिपेंड करता है तुम लोग का लोकेशन पे। ये बोलता है नहीं भाई मेरा इतना वेट है तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, और ये दूसरे लोकेशन पे जाता है और इसका वेट कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, तो वेट के साथ अच्छा है। और मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड। जो मास है ये स्केलर क्वांटिटी है, तुम लोग को मैंने पहले बताया, क्योंकि ये डायरेक्शन और प्लेसेस पे वेरी नहीं करता है, और इसके पास बस मैग्नीट्यूड होता है। और वेट के पास क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट गॉट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर एंड। जो वेट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है अर्थ के सेंटर में। और ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, किलोग्राम। और वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है, मैंने पहले बताया। वेट जो है वो न्यूटन ही है, वो फोर्स ही है, इसलिए इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन में आता है। वी मेजर इट यूजिंग एन ऑर्डिनरी बैलेंस। जो वे मास होता है वो ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर होता है, जिसका नाम है बीम बैलेंस। और जहाँ पे वेट होता है वो मेजर होता है स्प्रिंग बैलेंस के मदद से। और जो मास होता है ये डिनोट होता है तुम लोग का एम से, और जो वेट होता है ये डिनोट होता है तुम लोग का डब्ल्यू से। आप जानते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर, एक नया टॉपिक। थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर व्हेन अ पुल्ड पिन is applied force, it does not
go into the wood, whereas a sharp pin goes into the wood with a same amount of force. देखो अगर तुम लोग कोई ऐसा पिन ले लो जो एकदम फ्लैट हो, नीचे से उसका एकदम सरफेस फ्लैट हो, और उसको तुम लोग अपने थंब से उसको पुश करने की कोशिश करोगे, तो वो ज्यादा केसेस होता है कि वो अंदर नहीं घुसेगा। और जहां पे अगर तुम लोग ऐसा शार्प सा नेल ले लोगे ना, तो वो जल्दी से घुस जाएगा। तो लेकिन सेम अमाउंट का तुम लोग फोर्स लगा रहे हो, तो ये कैसे होता है, आज इसी को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। थर्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द एरिया एंड, जो फोर्स होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो व्हेन वेट ऑफ एन बॉडी इज आल्सो अ फोर्स, जो मैंने पहले बताया, जो वेट है वो फोर्स ही होता है। इज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है। ऑब्जर्व द टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ब्रिक्स ग्राउंड, ये जो टू डिफरेंट पोजिशन के ग्राउंड के हैं, ब्रिक्स के हैं, ठीक है। बोथ द ब्रिक्स एक्सर्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, जो ब्रिक है ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं ग्राउंड, बिकॉज दे हैव सेम मास, बट द टू ब्रिक्स एक्सर्ट डिफरेंट प्रेशर ड्यू टू द डिफरेंट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विद द अर्थ ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम वेट के हैं, इसलिए सेम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो प्रेशर लग रहा है वो दूसरा प्रेशर लग रहा है, क्योंकि सिमिलर प्रेशर नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिक है उसका जो एरिया है किसी के पास ज्यादा है और दूसरे ब्रिक के पास कम है। इस वजह से जो प्रेशर है ये कम ज्यादा हो रहा है दोनों ब्रिक्स में। अलाइंग ब्रिक एक्सर्ट लेस प्रेशर, जो ब्रिक जो है वो जो सोया हुआ है, लाइंग मतलब सोया हुआ है, तो वो जो ब्रिक है वो कम प्रेशर लगा रहा है ग्राउंड पे, और जो ब्रिक स्टैंड है, खड़ा है, तो वो ज्यादा प्रेशर लगा रहा है ग्राउंड पे। तो देयरफॉर प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाइड एंड एरिया ओवर विच इट एक्ट्स, जो जो तो प्रेशर किस चीज पे एक्ट करता है, तो है पहला फोर्स और दूसरा है एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। पहला जैसे यहाँ पे जो पहला ब्रिक है, ये इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो जो भी ये भी 1 kg का है ब्रिक और ये भी 1 kg का है, लेकिन इसके ज्यादा सरफेस एरिया की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो सारे तरफ मीन्स सारे मतलब स्प्रेड हो जा रहा है पूरे ग्राउंड पे। और जहाँ पे ये जो ब्रिक है जो जिसका जो खड़ा हुआ है, इसका जो सरफेस एरिया है ये बहुत कम है, इसके वजह से ये ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है ग्राउंड पे। तो यहाँ पे जैसे जानते हैं प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन द, देखो जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता है यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट के। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया और P इज इक्वल्स टू F बाय A, ठीक है, इतना क्लियर है। ये फॉर्मूला है प्रेशर का। प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के होता है, सॉरी, ठीक है। अब आते हैं प्रेशर का। प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट, प्रेशर is force per unit. Force is a vector quantity, but still pressure is a scalar quantity because it do not have any particular direction. देखो फोर्स भी प्रेशर ही है, लेकिन जो प्रेशर है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में जो फोर्स है वो एक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके पास मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इतना फोर्स एक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में इतना फोर्स एक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। उसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ही नहीं है। लेकिन थिंक ऑफ द पॉइंट इनसाइड द लिक्विड और गैस इन अ टैंक। एक पॉइंट तुम लोग थिंक करो जहां पे लिक्विड और गैस है। प्रेशर एट द पॉइंट्स एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, जो प्रेशर है पॉइंट्स का वो सारे डायरेक्शन में काम करता है। दैट इज थॉट 360 डिग्री, ये 360 डिग्री बोला जाता है इसको। देयरफॉर प्रेशर कैन नॉट बी असाइंड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड हेंस इज स्केलर। तो इसके वजह से ये स्पेसिफिक डायरेक्शन इसका नहीं रहता, ये कहीं पे भी एक्ट कर सकते हैं। इस वजह से
ये स्केलर क्वांटिटी होता है। At the same time, if pressure is applied on a surface, then the resultant force is a vector quantity. Since it has direction of effect of force on the surface, the pressure exert force on the walls of the container on the liquid or gas. देखो जो प्रेशर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या करेगा, ये तुम लोग का जो लिक्विड और गैस है, ये तुम लोग का फोर्स प्रेशर अप्लाई करेगा तुम लोग के कंटेनर के वॉल्स पे। तो कैसे, क्योंकि जो तुम लोग को पता होगा केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पहले अप्लाई करा होगा कि जो रैंडम मूवमेंट होता है, क्योंकि वो दोनों फ्री होना चाहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड और गैस के, ये फ्री होना चाहते हैं, इस वजह से वो लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं लिक्विड पे। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर -2 और पास्कल। ठीक है, तो ये तीनों तुम लोग का ऐसा यूनिट है। प्रेशर कैन ऑल्सो बी डिफाइन इन अ टर्म ऑफ थ्रस्ट। जो प्रेशर है ये थ्रस्ट में भी डिफाइन हो सकता है। जैसे थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। जो थ्रस्ट है ये एक बॉडी पे एक्ट करता है परपेंडिकुलर होके। ठीक है, परपेंडिकुलर ही एक्ट करता है किसी सरफेस पे, तो उसको थ्रस्ट कहा जाता है। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, मतलब थ्रस्ट जितना यूनिट एरिया में लगेगा उसको कहा जाता है प्रेशर। तो एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ बेसिस ऑफ प्रेशर, हम लोग हमेशा प्रेशर को ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला, स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। देखो स्कूल बैग्स जो होते हैं उनके पास वाइड स्ट्रैप्स होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है ना, देखो ऐसा इसलिए होता है, अगर उन लोग के पास, अगर हम लोग का जो बैग है, स्कूल बैग्स है, अगर उसका स्ट्राइप्स जो है अगर वो पतले पतले होते हैं ना, तो हम लोग का जो शोल्डर्स है वो बहुत दुखने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग का जो जो स्ट्राइप्स के सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द जितना बड़ा जो स्ट्राइप का सरफेस एरिया है उसके कंपैरिजन पे। इसके वजह से जो फोर्स है वो कम एरिया पे ज्यादा फोर्स लगता है। और तुम लोग को पता है कि हम लोग के स्कूल के बैग्स जो होते हैं वो 6 किलो के बिलो नहीं होते हैं। ठीक है, 6 किलो से तो नीचे के नहीं होते हैं। मैंने खुद यूज करा है, हम खुद लेके जाते हैं तो मुझे पता है। ठीक है, तो इस वजह से प्रेशर, और इस वजह से जो स्कूल बैग्स के स्ट्रैप्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। और एक और यहाँ पे लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, शार्प कट्स बेटर देन अ बल्ट नाइफ। जो शार्प नाइफ होता है ये ज्यादा अच्छे से कट कर पाता है एक बल्ट नाइफ से। बल्ट मतलब जो खराब नाइफ होता है जिसका धार खत्म हो जाता है, उससे। कैसे? क्योंकि जो सरफेस एरिया है नाइफ का वो कम हो जाता है और ब्लंट नाइफ का बढ़ जाता है। सरफेस एरिया जो होता है सरफेस एरिया जो होता है शार्प नाइफ का वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है, सॉरी। और जो ब्लंट नाइफ का होता है वो सरफेस एरिया उसका जो होता है वो बढ़ जाता है। इस वजह से तुम लोग को पता है कि जो सरफेस एरिया है वो, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर हाई होगा और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो इस वजह से जो शार्प नाइफ का जो सरफेस एरिया कम रहता है तो प्रेशर ज्यादा लगता है, इस वजह से वो काट पाता है अच्छे से ब्लंट नाइफ के तुलना में। टिप ऑफ नीडल इज मेड शार्प। जो नीडल का जो टिप होता है, मतलब नीडल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो तुम लोग देखते हो बहुत शार्प रहता है। उसको अगर तुम लोग कहीं पे भी चुभाओगे ना तो वो तुरंत चुभ जाता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि तुम लोग को तो सिलना रहता है, तुम लोग को नहीं, जो गर्ल्स हैं वो समझ रही होंगी। ठीक है, तुम लोग को सिलना रहता है। बॉयज तुम लोग को अगर यूज करते होगे तो तुम लोग का आइडिया होगा। तुम लोग को तो एक सिलना रहता है, तो तुम लोग देखते हो कि बहुत मोटे मोटे कभी कपड़े आ जाते हैं, तो उसमें भी अगर तुम लोग सुई चुभाते हो तो वो चुभ जाती है। तो वो कैसे चुभती है? क्योंकि उसका जो फ्रंट एरिया होता है वो बहुत थिन होता है। ठीक है, बहुत शार्प होता है, पॉइंटेड होता है एकदम, और सरफेस एरिया उसका कम होता है, इस वजह से वो तुरंत चुभ जाती है। ठीक है, अब 4 पे आते हैं, 4 नंबर। तो प्रेशर ऑफ द ग्राउंड इज मोर व्हेन अ मैन इज वॉकिंग व्हेन। ठीक है, प्रेशर ज्यादा होता है कब?
क्या आदमी चलता है तब होता है या खड़े रहता है तब? तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है जब आदमी खड़े रहता है तब नहीं, जब सॉरी, इसका सिंपल सा आंसर है कि जब आदमी चल रहा होता है। तो आप बोलोगे भाई चल रहा होता है तो कैसे? क्योंकि जब तुम लोग चलते हो तो जब तुम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करते हो तो तुम लोग एक जगह आके तुम लोग एक पैर लिफ्ट करते हो, उसके बाद दूसरा पैर रखते हो, एक पैर लिफ्ट करते हो, उसके बाद दूसरा पैर रखते हो, ठीक है? तो ऐसे तुम लोग वॉक करते हो। सिंपली अभी तुम लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से, खड़े हो गए, ठीक है? खड़े हो गए, अब तुम लोग वॉक करो। तो तुम लोग वॉक करोगे तो देखोगे एक जो लेग है वो तुम लोग का एक आप थोड़ा सा ऊपर आ गया है, ठीक है? ग्राउंड पे टच नहीं हो रहा है, लेकिन जो एक लेग है वो तुम लोग का ग्राउंड पे है। तो इस वजह से जो सरफेस एरिया तुम लोग का एक पैर पे लग रहा है, जो पूरा मास और वेट है वो तुम लोग का एक पैर पे लग रहा है, और सरफेस एरिया कम होने के कारण तुम लोग का जो प्रेशर है वो ज्यादा लग रहा है ग्राउंड पे जब तुम लोग चल रहे हो। और अगर तुम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो तुम लोग का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जो प्रेशर है वो दोनों तरफ, जो वेट है वो दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस वजह से जो प्रेशर है वो कम अप्लाई होगा, ठीक है? अब डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन अ मैन स्टैंडिंग ऑन cushion cushion then when it lies down or sit on it। देखो कब होता है ज्यादा, जब कोई आदमी कुशन पे खड़ा रहता है तब ज्यादा होता है, या कोई उस पे बैठ जाता है तब ज्यादा होता है? तो मैं बोलूंगा कि खड़ा रहता है आदमी कोई कुशन पे तब ज्यादा होता है, क्योंकि उसका जो पूरा मास है उस पे लग रहा होता है। और वेयर एज कोई बैठ जाता है तो उसका जो लेग्स होता है वो नीचे होता है, और जो हिप से ऊपर का जो पार्ट होता है उसका बस फोर्स लग रहा होता है, ठीक है? और ये जो तुम लोग का एक होमवर्क देता हूं मैं, ये जो तुम लोग का 6, 7 और 8 वाला जो क्वेश्चन है इसका तुम लोग पूरा डिटेल में बताना कि ये क्या है, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताना कि मैं जल्दी से जल्दी अगले वीडियो में तुम लोग का नाम लेके आ पाऊं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो इसके बाद शुरू करते हैं दूसरा वाला। अब दूसरा टॉपिक क्या है जानते हैं, मिनट। दूसरा टॉपिक क्या है? अब दूसरा टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड में भी प्रेशर होता है, ठीक है? द सिचुएशन व्हेन which can flow easily are called fluid। देखो सब्सटेंसेस, ऐसा सब्सटेंसेस जो फ्लो कर सकता है उसको कहा जाता है फ्लूइड। ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड। जो लिक्विड और गैसेस है वो दोनों फ्लूइड है, ठीक है? ये तुम लोगों को पता होगा अगर तुम लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़े हो, ठीक है? लाइक solids exert pressure due to it their weights, liquid also have weight and they exert pressure। देखो सॉलिड्स के पास प्रेशर होता है क्योंकि उसके पास वेट होता है, लेकिन और वेट एंड देन एक्सर्ट, लिक्विड के पास भी वेट होता है, उसके वजह से वो लोग भी प्रेशर एक्सर्ट कर पाते हैं। बट अ फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो फ्लूइड होता है वो सारे डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। ये तुम लोग को अभी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ, साइडवर्ड, डाउनवर्ड एंड इवन अपवर्ड, ठीक है? तो ये कैसे, ठीक है? अब एक टर्म आता है बायोन्सी। देखो जो ये जो तुम लोग का फ्लूइड इन प्रेशर इन फ्लूइड है ना, तो ये कैसे एग्जर्ट करते हैं डाउनवर्ड। तो तुम लोग एक वॉशरूम में जाओ, ठीक है? एक बकेट को पूरा फिल कर दो अब तक, ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत बड़ा टब। और फिर तुम लोग एक मग लो, उसको अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ से पानी उठता है उस डायरेक्शन में करके उसको पुश करोगे ना, तो तुम लोग को फील होगा कि कुछ ढकेल रहा है, नीचे से पुश कर रहा है हम लोग को अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो फ्लूइड होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में तुम लोग को फोर्स लगाता है, और सारे जगह इक्वली फोर्स लगाता है प्रेशर, ठीक है? और एक आता है बायोन्सी, एक टर्म आता है बायोन्सी। When an object is placed in liquid, कोई ऑब्जेक्ट जब प्लेस होता है लिक्विड में, the liquid exert an upward force। जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो फ्लोट होने लग जाता है, ठीक है? तो वो कैसे फ्लोट होता है? वो बायोन्सी की वजह से फ्लोट होता है, क्योंकि जो प्रेशर फोर्स जो होता है लिक्विड का, लिक्विड उस पर अपवर्ड फोर्स लगाता है, इस वजह से वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो फ्लोट करने लग जाता है। इट इज इजी टू लिफ्ट अ स्टोन
एज लॉन्ग एज इट इज इनसाइड वाटर। ठीक है, जैसे कोई हेवी स्टोन है, जैसे सपोज 15 kg स्टोन है, वो तुम लोगों ने नदी में फेंक दिया, रिवर में फेंक दिया, ठीक है, वहां पे जाके फिर जब तुम लोग उसको वापस लेके आओगे, तो जब तक वो स्टोन तुम लोग का पानी में है तब तक तुम लोग को हल्का लगेगा, लेकिन जैसे ही वो पानी से वापस आए, पानी के सरफेस से ऊपर आ जाएगा, तो जो स्टोन है वो ज्यादा हेवी फील होने लग जाएगा। ठीक है? और एक और एग्जांपल, द मग ऑफ वाटर इनसाइड द वाटर अपीयर्स लाइटर बट इट फील्स हेवियर व्हेन इट लिफ्टेड अबव द वाटर। ठीक है, जब तुम लोग बाथ लेते हो तो तुम लोग के पास जो मग होता है, ठीक है, जब वो तुम लोग बकेट में डालते हो और वहां पे वाटर फिल करके ऊपर लेके आते हो, तो तब तक तुम लोग को लाइट फील होता है। जैसे ही वो सरफेस जो उस सरफेस से ऊपर आ जाता है, वाटर के सरफेस से ऊपर आ जाता है, तो जो मग है वो हेवियर हो जाता है। तो दूसरा, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट appears to be less heavier and when it submit, जो तो इसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो लेस हेवियर होता है तुम लोग का जब वाटर के अंदर समर्ज रहता है, तो वो लेस हेवियर होता है तुम लोग के एयर के कंपैरिजन में, देन दे आर इन एयर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे बायोन्सी के बारे में। ठीक है, बायोन्सी का डेफिनेशन है सिंपल सा, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बायोन्सिंग फोर्स, इट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, कॉज ऑफ बायोन्सी फोर्स, व्हेन अ मग इज इंसर्ट द वाटर द प्रेशर फ्रॉम द साइड्स आर इक्वल एंड नॉट नेट फोर्स इज अवेलेबल। देखो, जब हम लोग कोई मग को इंसर्ट करते हैं किसी बकेट में, तो सारे डायरेक्शन से फ्लूइड फोर्स लगाते हैं। ठीक है, यहाँ से अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, फिर राइट टू लेफ्ट लगाता है, लेफ्ट टू राइट लगाता है। ठीक है, सारे डायरेक्शन से आता है, लेकिन जो फोर्स होता है वो इक्वल ही लगता है, सारे जगह इक्वल ही लगता है, लेकिन जो फोर्स होता है वो अवेलेबल नहीं रहता है, नेट फोर्स अवेलेबल नहीं रहता है। बट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द मग इज मोर ड्यू टू मोर डेप्थ ऑफ वाटर एंड इट इज लेस एट द टॉप। को जो प्रेशर होता है ना, तुम लोगों को पता है कि प्रेशर जो होता है डेप्थ में जाके ज्यादा होता है, तो प्रेशर जो है वो मग पे ज्यादा लगेगा जब वो फोर्स के, जब वो जो मग है उसके बॉटम पे ज्यादा प्रेशर लगेगा एज कंपेयर टू अपर सरफेस के। ठीक है, तो इसी वजह से बायोन्सी भी अप डाउन होते रहती है। अब द डिफरेंस इन प्रेशर एक्सर्टेड नेट अपवर्ड फोर्स कॉल्ड अपथ्रस्ट, और जो डिफरेंट प्रेशर जो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है उसको अपथ्रस्ट फोर्स कहा जाता है या बायोन्ड फोर्स कहा जाता है। द मग यूजली मेड ऑफ प्लास्टिक, जो मग होता है वो प्लास्टिक से बना रहता है, लाइटर देन वाटर, वाटर से हल्का रहता है, इज पुश्ड अपवर्ड ड्यू टू द अपथ्रस्ट फोर्स, तो वो पुश हो जाता है, मतलब ऊपर आ जाता है। ठीक है, सरफेस पे वापस, वाटर के सरफेस पे वापस, वाटर के सरफेस पे वापस आ जाता है, इस ये वह अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट टू स्टडी मैग्नीट्यूड एंड, देखो अब ये एक्सपेरिमेंट है इसको स्टडी करने का। वेट ऑफ ए बॉडी इन एयर 60 ग्राम। ठीक है, ठीक है, जो तुम लोग का जो वेट है एयर में वो है 60 ग्राम्स। ठीक है, जब इसको तुम लोग वाटर में लेके आ जाते हो, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस में, तो तुम लोग का जो वेट होता है वो हो जाता है 50 ग्राम्स। तो इससे तुम लोग अच्छे से अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसको। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम लोग ज़्यादा अंदर डालते हो तो यहाँ पे 40 ग्राम्स हो जाता है। इसी की वजह से फैक्टर्स अफेक्ट बायोन्सिंग फोर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो बायोन्ड फोर्स को अफेक्ट करता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन, जो बायोन्ड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है किसी लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है जब वो इमर्स होता है। तो पहला, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स इन द
लिक्विड, जो वॉल्यूम होता है वो इमर्ज होता है लिक्विड में, एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी के बराबर, ठीक है। एज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, a solid object immersed inside the liquid increases, the upthrust और Bion's force also increases। कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, जब वो लिक्विड में लिक्विड में जाता है ना, पूरा इमर्ज हो जाता है, तो उसका जो अपथ्रस्ट और बायोन्स फोर्स होता है, और बायोन फोर्स ज़्यादा हो जाता है। व्हेन द सॉलिड इज फुली इमर्ज, जब सॉलिड पूरे तरीके से वाटर में आ जाता है, पूरे तरीके से इमर्ज हो जाता है, तो जो बायोन्सिक फोर्स, उसका मैक्सिमम बायोन्सिक फोर्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। द बायोन्सिक फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द वॉल्यूम बट नॉट द नेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। जो बायोन्सिक फोर्स है ये बस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। दैट इज इट टू बॉल्स ऑफ इक्वल साइज but a different metals are immersed in the liquid, both of them experience same balancing force, ठीक है। इसी की वजह से जो सेम बॉल है इक्वल साइज के लेकिन डिफरेंट मेटल के, तो वो दोनों ही इमर्ज हो जाते हैं इक्वली, सेम बायोन्सिक फोर्स, तो उन सब पे भी बायोन्सिक फोर्स सेम लगता है। Liquid having higher density exert more bouncing force than the liquid having lower density। लिक्विड, जिस लिक्विड के पास ज़्यादा डेंसिटी होता है वो ज़्यादा बायोन्सिंग फोर्स लगाता है, और जिस लिक्विड के पास कम डेंसिटी होता है वो कम बायोन फोर्स लगाता है। इट इजी टू स्विम इन सी वाटर। देखो जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, सी वाटर में स्विमिंग करना बहुत इजी है, क्योंकि वहाँ पे साल्ट होता है, और साल्ट तुम लोग को पता है बहुत, साल्टी वाटर में बहुत ज़्यादा बायोन्सिक फोर्स लगता है देन इन लेक, बिकॉज डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर व्हेन इट कंपेयर्स टू दैट ऑफ लेक वाटर, ठीक है। जैसे ये इजी है स्विम करना सी वाटर में, क्योंकि जो सी वाटर का डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू लेक वाटर के, ठीक है। इवन एन आयरन ब्लॉक कैन फ्लो ऑन मर्क्यूरी बिकॉज ऑफ इट्स हायर डेंसिटी। आयरन ब्लॉक जो है वो मर्क्यूरी में फ्लोट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मर्क्यूरी का जो डेंसिटी होता है वो हाई होता है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक क्या है, अब है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये भाई थोड़ा टंग ट्विस्टर जैसा लगता है नाम, लेकिन घबराने का नहीं। तो सबसे पहला इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली, रुको भाई लेजर पेन लगा लेने दो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्ज इन अ लिक्विड, इट्स एक्सपीरियंसेस अ बायोन्ट फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पूरा या थोड़ा सा भी आधा इमर्ज हो जाता है लिक्विड में, तो उसमें बायोन्ट फोर्स अप्लाई होता है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड बाय द ऑब्जेक्ट। जो लिक्विड इक्वल होता है लिक्विड डिस्प्लेड बाय द ऑब्जेक्ट के, ठीक है, लिक्विड के इक्वल होता है वेट बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बायोन्ट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जो बायोन्स फोर्स होता है जो एक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो इक्वल होता है जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट होता है, ठीक है, जितना लिक्विड उस पर अप्लाई होता है। वेट ऑफ एन लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, वेट जितना लिक्विड से डिस्प्लेड होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब एप्लीकेशन क्या है इसका, तो पहला एप्लीकेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं डेंसिटी, किसी सब्सटेंस का, किसी लिक्विड का डेंसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। द हाइड्रोमीटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो हाइड्रोमीटर्स होते हैं जिससे हम लोग किसी लिक्विड का डेंसिटी पता करते हैं, वो उसमें मेनली आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, ठीक है। द लैक्टोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्यूरिटी ऑफ मिल्क आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो
लैक्टोमीटर होता है, जिससे हम लोग दूध चेक करते हैं, मिल्क चेक करते हैं कि वो प्योर है कि नहीं प्योर है, ठीक है। तो उसमें भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। तो अगली बार से अगर तुम लोग के घर कोई दूध लेके आए तो एक लैक्टोमीटर खरीद के रखना, उसमें चेक करना, अगर वो प्योर हुआ तो ले लेना, नहीं प्योर हुआ तो मारना उसको। अरे मजाक कर रहे हैं भाई, मारना मत, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब ये मत बोलना कि भाई लर्न, वो प्रियांशु भैया ने कहा है कि मारने के लिए जो गलत लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं सिंपली यहाँ पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है ये यूज होता है शिप और सबमरीन को डिजाइन करने में, ठीक है। शिप और सबमरीन को डिजाइन करने में यूज होता है हम लोग के लिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, सॉरी, अब जैसे वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक इन अ लिक्विड, क्यों ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट होता है और सिंक होता है लिक्विड में। जैसे ये भी तुम लोग का प्रेशर ही जैसा है, जैसे इसका यहाँ पे जो देख सकते हो, ये जो नेल है इसका जो सरफेस एरिया ये बहुत कम है, तो ये ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा तुम लोग के इस पे, तो ये सिंक हो जाता है। और जहाँ पे ये जो सरफेस है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से ये ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा सरफेस एरिया के होने की वजह से इस पे ज़्यादा बायोन्स फोर्स लग रहा है, और इसका कम सरफेस एरिया होने की वजह से इस पे कम बायोन्स फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। इस वजह से कोई ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाता है इस पे। तो यहाँ पे जानते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट। जब कोई ऑब्जेक्ट पे कोई लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है, तो वहाँ उस पर दो फोर्स एक्ट होता है। कौन कौन सा? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। जो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई जैसे तुम लोग का जो फोर्स एक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तुम लोग पुश करते हो, वो होता है, ठीक है। और दूसरा बायोन्स फोर्स होता है एक्टिंग अपवर्ड, जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होता है उसको बायोन फोर्स बोल देते हैं। नाउ वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। देखो ये, अगर ये डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट करता है और सिंक करता है, तो वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे, किसी ऑब्जेक्ट के टू फोर्सेस के मैग्नीट्यूड पे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं। थ्री केसेस अराइजेस, तीन केस अराइज होता है। पहला, if the buoyant force exerted by the liquid is lesser than the weight of an object, then the object will sink in the liquid। अगर कोई ऑब्जेक्ट का फोर्स जो है वो कम है एज कंपेयर टू वेट, तो वो जो लिक्विड है वो सिंक कर जाएगा, ठीक है। जो फोर्स है वो उसके वेट के कंपैरिजन पे कम है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा। लेकिन if the buoyant force exerted by the liquid is equal to the weight of the object, then the object will float। अगर जो buoyant force एक्ट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, लिक्विड से एक्ट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो और अगर वो इक्वल हुआ वेट के, तो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा, वो सबमर्ज नहीं होगा। If the buoyant force exerted by the liquid is more than the weight of the object, then the object will rise in the water and then float। देखो अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का बायोन फोर्स उस पर ज़्यादा अप्लाई हो गया, उसके वेट से बहुत ज़्यादा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले ऊपर आएगा, उसके बाद फिर फ्लोट करने लग जाएगा। इसी वजह से हम लोग उसको भी यूज़ करते हैं, मीन्स बोट भी वैसे ही यूज़ होता है, ठीक है। द प्रिंसिपल और फ्लोटेशन, अब फ्लोटेशन का भी प्रिंसिपल होता है, तो इसका डेफिनेशन होता है सिंपल से, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। देखो इसमें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा था, कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट करेगा, अगर उसका लिक्विड है, अगर वो जो बायोन्स फोर्स है वो अगर इक्वल हुआ उसके वेट के, उस ऑब्जेक्ट के वेट के, तो जो
ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, तो वही उसको प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग कहा जाता है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जो वेट ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो लिक्विड के डिस्प्लेस्ड होता है। अ फ्लोटिंग बॉडी मे बी पैरेलली और होली सबमर्ज इन लिक्विड। जो फ्लोटिंग बॉडी है वो पैरेलली या होली समर्ज लिक्विड में समर्ज होगा, ठीक है। द लिक्विड इज डिस्प्लेड बाय दैट proportion of the body which is submerged under liquid. लिक्विड इज डिस्प्लेड, लिक्विड उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा जितना उस पर समर्ज हुआ है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, अब फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का कितना डेंसिटी, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज लेसर देन दैट ऑफ द लिक्विड। कोई ऑब्जेक्ट जब फ्लोट करेगा जब उसका डेंसिटी जो है वो लेसर होगा जिस लिक्विड में वो फ्लोट करना चाहता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। उसके अगर कंपैरिजन में वो लेसर होगा। एन ऑब्जेक्ट विल आल्सो फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द लिक्विड। ऐसे भी केस में वो फ्लोट करेगा कि जिस केस में जो उसका डेंसिटी होगा लिक्विड का, ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी होगा वो लिक्विड के इक्वल होगा, तब भी वो फ्लोट करेगा। और एन ऑब्जेक्ट विल सिंक इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ द लिक्विड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो डेंसिटी है वो लिक्विड से अगर ज्यादा हुआ तो वो लिक्विड में सिंक कर जाएगा, मतलब डूब जाएगा, ठीक है। तो यही सब यूज होता है तुम लोग के उसमें भी, क्या बोलते हैं, हाँ, बोट, शिप, सबमरीन में। जैसे ये आयरन ब्लॉक है सिंकिंग इन वाटर, आयरन ब्लॉक यहाँ पे सिंक हुआ क्योंकि इसका जो डेंसिटी है ये हायर है वाटर से, तो ये सिंक हो जाएगा। वेयर एज मर्क्यूरी में ये जो आयरन ब्लॉक है इसका जो डेंसिटी है ये इससे कम है, ठीक है, इससे कम है। लिक्विड मर्क्यूरी से इसका डेंसिटी कम है, तो इसका जो हाफ पार्ट है वो यहाँ पे उसका जो समर्ज हो जाएगा और जो नीचे से बायोन्स फोर्स लगेगा उस वजह से आयरन ऊपर फ्लोट करते रहेगा, ठीक है। तो अब डेंसिटी पे आते हैं। डेंसिटी पे आते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। जो डेंसिटी है सब्सटेंस का वो कैसे डिफाइन होता है, वो मास ऑफ अ वेट, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे जो तुम लोग का वेट होगा ना, यहाँ पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। देखो जो डेंसिटी होता है वो सब्सटेंस के मास के स्क्वायर सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ सब्सटेंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो D इज इक्वल टू m/v। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। जो डेंसिटी सब्सटेंस का है एक, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ऐसा यूनिट डेंसिटी का कितना है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर, और केजी मीटर -3। और CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं G पर सेंटीमीटर क्यूब और GCM, ठीक है। तो और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ substance is the radius ratio of its density
टू दैट ऑफ वाटर, ठीक है। जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो रेशियो ऑफ डेंसिटी होता है वाटर के। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, आर डी इज इक्वल्स डी एस बाय डी डब्ल्यू। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो भी डिफाइन होता है जो रेशियो मास का रेशियो होता है वॉल्यूम का, ठीक है, वो सब्सटेंस मास के इक्वल होता है वॉल्यूम के, मास ऑफ एन वाटर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस द हेवीनेस ऑफ द सब्सटेंस इज कंपेयर टू वाटर। जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो हेवीनेस प्रोवाइड करता है कंपेयर टू वाटर, वाटर के कंपेरिजन से कम, ठीक है, ज्यादा। एज द रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज इट हैज नो यूनिट। ये दो सिमिलर क्वांटिटीज से मिल के बना है, ठीक है। ये दो सिमिलर क्वांटिटीज, रिलेटिव डेंसिटी जो है ये दो सिमिलर क्वांटिटीज से मिल के बना है, इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग एक मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे अपने हमेशा वीडियो में देखते हैं एक मोटिवेशनल स्पीच, और अगर वीडियो एक अच्छी लगी हो तो अभी लाइक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, लाइफ इज लाइक अ कैमरा। लाइफ एक कैमरा की तरह है। जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कैप्चर द गुड थिंग्स, डेवलपमेंट फॉर द नेगेटिव। इफ थिंग्स डू नॉट वर्क आउट टेक एनी अदर शॉट। देखो, लाइफ एक कैमरा की तरह है, जो तुम कैप्चर करोगे वही तुम्हारे दिमाग में आएगी। अभी तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई का सब आ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग इसको डेवलप करो कि तुम लोग अच्छा चीज कैप्चर करो, कोई नेगेटिव चीज को कैप्चर मत करो। अगर कोई नेगेटिव चीज तुम्हारे अंदर कैप्चर हो गया है तो दूसरा शॉट लो उसको, ठीक है। और अगर वो शॉट काम नहीं कर रहा है तो एक अदर शॉट लो। इसके साथ हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर आ गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करना, क्योंकि उसका भी अगर एग्जाम सारे होंगे, अगर उसके एग्जाम सारे होंगे तो वो भी अपना अच्छे से पढ़ाई कर पाए और प्रिपरेशन कर पाए। और एक और मैं बताऊंगा कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं आपको सारी नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, इसका पीपीटी फॉरवर्ड पीडीएफ फॉर्मेट में। और मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है, उसको भी जाकर तुम लोग जल्दी से फॉलो कर लेना। वहाँ पे मैं बिहाइंड द सीन मेनली दिखाता हूँ, ठीक है। और मैं तुम लोग को बोलूंगा कि अगर कोई भी क्वेरी हो, तुम लोग को कोई भी क्वेरी हो तो तुम लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो बिना कुछ देरी करें। और इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।